और राम प्रसाद, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? यह सरकारी गली है, कोई तुम्हारे बाप का खेत नहीं है। यह बांस की बाढ़ कल तक हट जानी चाहिए, वरना मैं खुद उसे उखाड़ फेंक दूंगा। रामलाल भैया, ये गली सरकारी है, पर मेरे घर के सामने का ये कोना सालों से कूड़ेदान बना हुआ था। तब तो आपने कभी नहीं कहा कि यहाँ से कूड़ा हटाओ। आज हम यहाँ हरियाली कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। जुबान लड़ाती है औरत होकर। मैं कहता हूँ हटा इसे, रास्ता छोटा हो रहा है। रास्ता बिल्कुल छोटा नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि हमने कानून तोड़ा है तो चलिए पंचायत, हम सरपंच जी के सामने बात करेंगे, पर मैं अपनी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। ठीक है, कल पंचायत बैठेगी, देखते हैं सरपंच क्या कहते हैं। अब वही सबके सामने फैसला होगा। रामलाल बड़बड़ाते हुए चला जाता है। अब कमला भी रिया का साथ देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो रिया, मैं भी तुम्हारे साथ पंचायत चलूंगी। मैंने देखा है तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए। हम सब मिलकर पंचायत में बात करेंगे। अगली सुबह पंचायत का दिन है। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच जी और पंच बैठे हैं। पूरा गांव वहां जमा है। रिया एक तरफ खड़ी है, उसके साथ सुमित्रा, पिंकी और सविता भी है। रामलाल दूसरी तरफ खड़ा है। तभी सरपंच कहता है, हाँ भाई रामलाल, क्या शिकायत है तुम्हारी? अरे सरपंच जी, राम प्रसाद की बहू ने पूरी गली पर कब्जा कर लिया है। बांस की बाढ़ लगाकर रास्ता रोक दिया। कल को कोई गाड़ी निकलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सरकारी जमीन का गलत इस्तेमाल है। रिया बेटा, तुम्हें क्या कहना है? क्या तुमने रास्ता रोका है? सरपंच जी, मैंने रास्ता नहीं रोका, आप खुद चलकर देख सकते हैं। वहाँ से अभी भी 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ निकल सकती है। हमने सिर्फ उस जगह का इस्तेमाल किया है जहाँ लोग कूड़ा फेंकते थे और बदबू आती थी। हमने वहाँ सब्जियाँ लगाई हैं ताकि हमारे घर का और मोहल्ले का चूल्हा जल सके। क्या ताजी सब्जी उगाना गुनाह है? अरे ये बहस कर रही है, इसे दंड मिलना चाहिए। सरपंच जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने देखा है इन बहुओं को, ये सुबह 4 बजे से उठकर मेहनत करती है। पहले मुझे लगा ये पागलपन है, पर ये तो सच है कि इनकी वजह से हमारे दरवाजे के सामने की गंदगी कम हुई है। अगर ये सब्जियां उगा रही है तो इसमें गांव का ही तो भला है। कमला का ये बदलाव देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरपंच जी कुछ और लोगों से बात करते हैं, फिर फैसला सुनाते हुए कहते हैं, हमने सब देख लिया है। रामलाल, तुम्हारी शिकायत में दम नहीं है, क्योंकि रास्ता अभी भी काफी चौड़ा है। और रिया, तुम्हारी मेहनत काबिल तारीफ है। गांव की खाली गलियों को कूड़ेदान बनाने से अच्छा है कि वहां हरियाली हो। हम ये फैसला सुनाते हैं कि रिया को ये बाढ़ वहां रहेगी। और सिर्फ रिया ही क्यों, अगर गांव की दूसरी बहुएं भी अपने घर के सामने ऐसी छोटी खेती करना चाहती हैं तो पंचायत उन्हें नहीं रोकेगी। पंचायत में तालियां गूंज उठती हैं। रामलाल मुंह लटकाकर चला जाता है। रिया और उसका परिवार खुशी से झूम उठता है। घर लौटते ही कमला रिया के पास आती है और कहती है, रिया, क्या तू मुझे भी थोड़ा धनिया और टमाटर के बीज देगी? मैं भी अपने दरवाजे के बाहर उगाना चाहूंगी। क्यों नहीं कमला भाभी, ये तो पूरे मोहल्ले की बगिया है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि बीज कैसे लगाने हैं। रिया कमला को बीज देती है और उन्हें लगाने का तरीका भी बताती है। फिर कमला चली जाती है। तब रिया मन ही मन सोचती है, सही कहा था दादी माँ ने कि कल जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो आज बीज भी मांगने आ रहे हैं। अब धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत चुका है। रिया की बगिया में अब सिर्फ पत्तियां नहीं बल्कि छोटे छोटे पीले फूल आ गए हैं। टमाटर के फूल और बाकी सब्जियों के फूल। अर्जुन रोज सुबह पानी देता है। तभी मोहल्ले की और औरतें भी अपनी अपनी गलियों में खुरपी लेकर उतर आती हैं। अब रिया के पास आकर उनसे बीज मांगती है और जाकर लगाने लगती हैं। तब सविता कहती है, देख रिया, अब तो 5 दरवाजों के बाहर हरियाली दिख रही है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पिंकी रिया से कहती है, भाभी आपको पता है बाजार में टमाटर के दाम अब 80 रुपए किलो पहुंच गए हैं और हमारे यहाँ देखो गुच्छे के गुच्छे लटक रहे हैं। एक शाम रिया के घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है। रमेश शहर से वापस आया है। वो अपनी गटरी लेकर जैसे ही गली में मुड़ता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे लगता है कि वो किसी और ही गांव में आ गया है। हर दरवाजे के बाहर बांस की सुंदर बाड़ है और उसके अंदर हरी भरी सब्जियां लहला रही हैं। रमेश अंदर आता है और कहता है, अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? माँ, पापा, रिया, ये सब क्या है? ये चमत्कार नहीं बेटा, ये तेरी पत्नी और छोटी बहू की मेहनत है। देख ले, अब हमें बाजार से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने शहर में सुना था रिया कि गांव की औरतें कुछ नहीं कर सकती, पर तूने तो पूरी गली का हुलिया ही बदल दिया। मुझे गर्व है तुझ पर। रमेश जी, ये सब दादी माँ की उस बात की वजह से हुआ है। उन्होंने सिखाया कि किसान कभी थकता नहीं। अब देखिए हमारा लोन भी जल्दी ही उतर जाएगा, क्योंकि घर का आधा खर्चा तो ये गलियां ही उठा रही हैं। तभी पिंकी बाहर अपने फोन से वीडियो बना रही है और वो अंदर जाकर कहती है, रुकिए सब, मैं ये सब इंटरनेट पर डाल रही हूँ। हमारे गांव की खेती बाड़ी वाली बहुएं अब पूरी दुनिया में मशहूर होंगी। गांव की फिजाएं अब बदल चुकी हैं। जिन गलियों में कभी धूल उड़ती थी और कूड़े के ढेर लगे रहते थे, वहां अब सौंधी खुशबू तैरती है। रिया की हिम्मत ने पूरे मोहल्ले की औरतों के भीतर एक सोई हुई उमंग जगा दी है। सुमित्रा कहती है,
बहू, कल ही डॉक्टर आए थे, बोले कि ताजी सब्जियां और घर का शुद्ध खाना खाने से मेरा बीपी अब बिल्कुल कंट्रोल में है। और ये देखो, आज मैंने पहली बार अपने हाथ से तोड़ी हुई फलियां पकाई हैं। तभी घर के बाहर से शोर सुनाई देता है। पिंकी अपने हाथ में ट्राइपॉड और मोबाइल लिए दौड़ती हुई आती है। उसके चेहरे पर वैसी ही चमक है जैसी किसी बड़ी जीत के बाद होती है। भाभी भैया जल्दी बाहर आइए, चमत्कार हो गया। मैंने कल जो वीडियो डाला था गांव की गलियों में खेती बाड़ी करने वाली बहुएं, वो रातों रात वायरल हो गया है। लाखों लोगों ने उसे देखा है और हजारों कमेंट्स आ रहे हैं। क्या कह रही हो पिंकी? वीडियो वायरल? इसका क्या मतलब हुआ? भैया, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया हमारी इस छोटी सी गली को देख रही है। लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन सा गांव है। वो हमसे बीज मांग रहे हैं, तकनीक पूछ रहे हैं। पर पिंकी, हम तो बस अपना पेट पालने के लिए ये सब कर रहे थे। इसमें दुनिया को क्या दिलचस्पी होगी? भाभी लोग तरस रहे हैं ऐसी ताजी चीजों के लिए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि बिना किसी बड़े खेत के सिर्फ गली के कोनों में इतनी अच्छी सब्जियां उग सकती हैं। ये आपकी मेहनत की जीत है। उसी समय बाजार से कमला का पति खाली थैला लेकर लौटता है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वो सीधे अपनी पत्नी कमला के पास जाता है, जो अब खुद अपनी छोटी सी क्यारी में पानी डाल रही है, और कहता है, अरे कमला, सुना तुमने? बाजार में तो हाहाकार मचा है। टमाटर 80 रुपए पार कर गए हैं। गोभी मटर के दाम सुनकर तो पसीने छूट रहे हैं। दुकानदार कह रहा है कि पीछे से सप्लाई ही नहीं है। तो फिर थैला लेकर बाजार गए क्यों थे? अपनी क्यारी की तरफ देखो, वहाँ तो लाल लाल टमाटर लटके हैं। वो क्या बाजार से कम है? अब हमें बाजार के नखरे सहने की जरूरत नहीं है। सच कह रही हो? अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रिया की वो पागलपन वाली एक बात एक दिन हमारे घर का बजट बचाएगी। चलो, आज मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। इन पौधों की थोड़ी खाद दे देते हैं। दोपहर का समय है, गर्मी अभी भी है, लेकिन अब गलियों में ठंडक महसूस होती है। अचानक गांव के कुछ और लोग रिया के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। उनमें गीता और सीता भी थे, जो अब तक सिर्फ तमाशा देख रही थीं, पर अब वो खेती करना चाहती हैं। सीता कहती है, रिया बेटा, क्या हमें थोड़े बीज मिल सकते हैं? हमारे बच्चों को बहुत दिनों से हरी सब्जियां नसीब नहीं हुई है, और सच कहूँ तो हमें शर्म आ रही है कि हमने शुरुआत में तुम्हारा साथ नहीं दिया। हाँ रिया, हमें लगा कि ये सब बेकार है, पर आज जब बाजार में आग लगी है तब हमें समझ आया कि जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी इंसान को भूखा नहीं मरने देता। क्या तुम हमें भी ये सब सिखाओगी? गीता चाची, सीता भाभी, आप लोग पराया क्यों कर रही हैं? ये गली हम सबकी है। आइए, मेरे पास पालक और मूली के बहुत सारे बीज पड़े हैं। पिंकी, जरा वो डिब्बा लाना तो। रिया सबको बीज बांटती है और उन्हें मिट्टी तैयार करने का तरीका बताती है। तभी वहां सविता आती है और कहती है, रिया जल्दी चल मेरे साथ। गीता के छोटे बेटे को बहुत तेज बुखार है और उसे उल्टियां हो रही है। घर में कुछ नहीं है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे फौरन कुछ हल्का और ताजा सूप या जूस देना होगा। बाजार की मुरझाई सब्जियों से तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तू फिक्र मत कर सविता, मैं अभी आती हूँ। रिया दौड़कर अपनी बाड़ के अंदर जाती है। वो सबसे ताजे टमाटर, थोड़ी सी अदरक और हरी धनिया तोड़ती है। वो सीधे गीता के घर पहुंचती है और अपनी निगरानी में सूप तैयार करवाती है। चाची, ये पिलाइए उसे, ये बिल्कुल ताजा है, इसमें कोई दवा या केमिकल नहीं है। थोड़ी देर में उसे आराम मिल जाएगा। रिया, तू तो साक्षात देवी बनकर आई है। मैंने तेरा कितना मजाक उड़ाया था, मुझे माफ कर दे बेटा। प्रिया गीता की बात सुनकर खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रमेश घर पर आते हैं और रिया से कहते हैं, रिया, तुम जानती हो, आज सुबह ही साहूकार का फोन आया था। उसने कहा कि तुम्हारी इस पहल की वजह से गांव में जो जागरूकता आई है उससे वो बहुत प्रभावित है। उसने हमारे लोन का ब्याज माफ कर दिया है और अब हमें बस मूल रकम चुकानी है, जो हम इस साल की अच्छी फसल से आसानी से कर लेंगे। ये सब हम सबकी सामूहिक मेहनत का फल है रमेश जी। दादी माँ सही कहती थी, जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची तो पत्थर से भी सोना उगाया जा सकता है। जल्दी ही रिया और उसके परिवार वाले अपना कर्ज भी चुका देते हैं। अब उनकी गली का नाम रिया की गली रख दिया गया है। हर घर के बाहर अब रंग बिरंगे फूल और सब्जियां लहरा रही हैं। पिंकी अब भी व्लॉग बना रही है, पर अब वो सिर्फ अपनी भाभी की नहीं बल्कि गांव की हर उस औरत की कहानी दिखाती है जिसने मिट्टी से जुड़ना सीखा। एक दिन दादी माँ आंगन में बैठकर पूरी गली को देखते हुए कहती हैं, देखा रिया, मैंने कहा था ना, एक दिन यही लोग तुझसे तरीका पूछने आएंगे। आज तूने सिर्फ पेट नहीं भरा, तूने इस गांव की आत्मा को फिर से जिंदा कर दिया है। ये सब आपकी सीख है दादी माँ, और अब गली में कोई भूखा नहीं सोएगा। अब वो गांव पूरी तरह हरियाली से सज जाता है, जहां बच्चे खेल रहे हैं और बहुएं हंसती खिलखिलाती अपने फसलों की कटाई कर रही हैं।